everyone, I'm Shivani Solanki and I welcome you all to the Law वाला चैनल जहां पर आज हम CRPC में डील करने वाले हैं चैप्टर नंबर 36 जो कि बात करता है टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस से रिलेटेड। हालांकि टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस की बात हमने सेक्शन 193 में बात की थी, नॉट जस्ट 193, लेकिन हमने शुरुआत इसकी की थी सेक्शन नंबर 190 में कि कौन कॉग्निजेंस ले सकता है, कब कॉग्निजेंस ले सकता है, एंड अगर कोर्ट ऑफ सेशन को कॉग्निजेंस लेना है तो इट इज रिक्वायर्ड दैट जिस मजिस्ट्रेट के पास केस आया है वो क्या करे, 209 में उस मैटर को कमिट कर दे। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो हमने कॉग्निजेंस के बारे में डील की। उसके बाद हमने दो पार्ट्स में जनरल प्रोविजंस किए थे, दैट इज चैप्टर नंबर 24 को डील किया था। सेक्शन नंबर 300 से लेके 327 में हमने चाहे प्रोसिक्यूशन हो, टेंडर ऑफ पार्डन हो, कुछ पर्टिकुलर राइट्स के बारे में बात हो चुकी है, ये सारा सेगमेंट डील किया था। ओपन कोर्ट के बारे में बात किया था एंड लास्ट सेगमेंट में हमने बात किया था ट्रांसफर ऑफ केसेस की, दैट इज फ्रॉम सेक्शन नंबर 406 टू 4012, जहां पे हमने बोला 406 में सुप्रीम कोर्ट केसेस और अपील को ट्रांसफर कर सकता है, 407 में हाई कोर्ट केसेस या अपील को ट्रांसफर कर सकता है, 408 में सेशन जज कर सकता है, 411 में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी सेक्शन नंबर 409 और 4010 की, जहां पे क्या हो रहा है, केसेस का विड्रॉल हो रहा है। 409 में हमारे सेशन जज मैटर को विड्रॉ कर रहे हैं, 410 में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स केसेस या मैटर्स को क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, जिन्होंने सेक्शन नंबर 192 सब सेक्शन 2 में क्या किया था, मेक ओवर किया था। इस चीज के बारे में, दैट इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सीजीएम के मेक ओवर पावर के बारे में हम 192 में डिस्कस कर चुके हैं और उनके विड्रॉल के बारे में 410 में डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 36, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी ट्रायल शुरू होने से पहले स्टूडेंट्स कोर्ट क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेगा, क्या करेगा, संज्ञान लेगा। लेकिन संज्ञान भी एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में ही लेना है। अगर वो टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया, हमारा लिमिटेशन का पीरियड खत्म हो गया, तो उसके बाद कोर्ट वहां कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, मतलब अब मैटर की सुनवाई नहीं हो सकती है। सो कौन कौन से वो सिचुएशंस हैं जिनमें कोर्ट के ऊपर एक टाइम लिमिट का बाउंडेशन डाल रखा है कि विद इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड ओनली यू हैव टू टेक द कॉग्निजेंस, और क्या क्या चीजें हमें एक्सक्लूड करनी है कॉग्निजेंस लेते हुए, ये डिस्कस करेंगे हम आज के हमारे सेगमेंट में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट ऑल डेली टारगेट्स वी हैव फॉर आवर टुडेज सेशन। सो चैप्टर नंबर 36 को डील करेंगे स्टूडेंट्स हम। 36 में कितने सेक्शंस हैं, 467 से लेके 473 तक हैं, मतलब हमारे पास 4 ये सेक्शंस हैं और 3 ये, दैट मेक्स 7 सेक्शंस है हमारे पास चैप्टर नंबर 36 में। अब इसका चार्ट बनाया जाए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 3 से 4 हेडिंग्स होगी जिसके अंदर हम इस पूरे सेगमेंट को समझ सकते हैं। पहला, पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता क्या है, दिस हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 467। कहाँ डिफाइंड है स्टूडेंट्स, 467 में डेफिनेशन दे रखी है। उसके बाद जो हमारा जनरल रूल है जो बोलता है कि आपके ऊपर एक बार लगेगा। बार का मतलब क्या है, बार का मतलब ये है कि हमारे ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लग चुका है। क्या लग चुका है, रेस्ट्रिक्शन लग चुका है। किस चीज के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा है स्टूडेंट्स, हम पे इस चीज के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा है कि मैम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे रखा है आपको, उस पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद आप कॉग्निजेंस ले नहीं सकते। ठीक है, आपने मुझे समझा दिया कि मैम ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, पर मुझे बताओ तो वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है कहाँ वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है कहाँ, या कितना जो है टाइम पीरियड यहाँ रहेगा जिसमें कि मुझे यहाँ पर कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर ये चीज। तो अगर मैं जनरल बार्स की बात करूं, रिस्ट्रिक्शन की बात करूं, तो वो कहाँ दे रखा है, 468 में। सो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए प्रिलिमिनरी में कि वो कौन कौन सा टाइम पीरियड है जिसके अंदर अंदर आपको कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा, व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कहाँ दे रखा है, 468 में दे रखा है। ठीक है, 468 को हम पढ़ेंगे 472 के साथ, जहां पे कंटिन्यूइंग ऑफेंस के बारे में बात की गई कि ऑफेंस कैसा है, कंटिन्यू इन नेचर है, मतलब अभी तक वो ऑफेंस जो है वो खत्म नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल किडनैपिंग हो गया, अबडक्शन हो गया, पिछले 6 महीने से एक बच्ची को किडनैप करके रखा हुआ है, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, दिस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। फिर हम 3 वर्ड्स की वर्ड्स हमने पकड़े। फर्स्ट इज कमेंसमेंट। हमें ये तो बताओ मैम, आपने ये बता दिया कि 6 मंथ्स, 1 ईयर, 3 ईयर, ये हमारा क्या है, एक टाइम लिमिट है जो हमें मेंशन कर रखा है 468 में, लेकिन कैन यू प्लीज टेल अस द पॉइंट फ्रॉम वेयर दिस लिमिटेशन बिगिंस, कहाँ से ये लिमिटेशन बिगिन होगा, कहाँ से ये लिमिटेशन कमेंस होगा,
ये जो समय सीमा है ये कहाँ से शुरू होगी, ये तो बताइए हमें, ताकि हम वहां से पॉइंट को कैलकुलेट करें. सो दिस हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 469. बहुत जरूरी है 468 एंड 469 दोनों को पढ़ना. स्टूडेंट्स, जब हम 469 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट क्या पढ़ेंगे साथ में, लिमिटेशन एक्ट भी हम साथ में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट में भी हमें कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे रखा है, और टाइम पीरियड के साथ साथ वहां पे कुछ चीजें हमें बोली है कि इस पॉइंट से आपका टाइम लिमिट स्टार्ट होगा, और ये सारी चीजें आपको एक्सक्लूड करनी है. वैसे के वैसे सीआरपीसी में चैप्टर नंबर 36 में दो ऐसे सेक्शंस हैं जो एक्सक्लूजन की बात करते हैं. एक्सक्लूजन क्या, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमको एक्सक्लूड करना, मतलब वो इंक्लूड नहीं करना है जब हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कंप्यूट करें. कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना. जब मैं पूरी समय सीमा अवधि को कैलकुलेट कर रही हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इसमें से क्या क्या टाइम ड्यूरेशन में निकाल दूं. ठीक है, क्लियर. तो एक्सक्लूजन से रिलेटेड हमारे पास दो सेक्शन आते हैं, 470 एंड 471. 470 बोलते हैं कुछ केसेस में हमें क्या करना है, टाइम पीरियड को एक्सक्लूड करना है. वो कौन कौन से सर्टन सिचुएशंस हैं जहां हमें वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड रिमूव करना है अपने एक्चुअल पीरियड ऑफ लिमिटेशन में से, वो 470 में डिस्कस करेंगे. 471 में बोला मैम जिस दिन कोर्ट क्लोज है ना वो टाइम पीरियड हमको एक्सक्लूड करना है, वो इंक्लूड नहीं करना है पीरियड ऑफ लिमिटेशन में. ठीक है, एंड फिर हमें ये देखना है क्या हमारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सटेंड हो सकता है क्या, जो हमें, तो कैन आई से 473 हैज टू बी रेड विद 468. यस, क्योंकि 468 में हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दिया, उसे टाइम पीरियड को हम एक्सटेंड कर सकते हैं क्या, मतलब क्या हमें कहीं पर कुछ फायदा मिल सकता है क्या, दैट इज कंडोनेशन ऑफ डिले हो सकता है क्या, क्या हमको बेनिफिट मिल सकता है क्या किसी चीज का. आंसर इज यस. 473 में हम कुछ सर्टन सिचुएशंस में टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म होने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना मैटर का कॉग्निजेंस लेने के लिए कोर्ट को कह सकते हैं. क्लियर है. सो आज पढ़ेंगे सबसे पहले जनरल रूल. जनरल रूल से पहले स्टूडेंट्स लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं, है ना, लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन इज अ सेट ऑफ टाइम पीरियड विद इन विच द कोर्ट हैज टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एनी मैटर. इट इज व्हाट, इट इज द सेट ऑफ टाइम लिमिट, सेट ऑफ टाइम जो ये डिसाइड करता है कि हमको कॉग्निजेंस कितने टाइम में लेना है. ओके, अब लिमिटेशन स्टूडेंट्स देखिए सिविल लॉ में भी देखने को मिलता है, क्रिमिनल लॉ में भी देखने को मिलता है. सिविल में अगर मैं जनरल लिमिटेशन की बात करूं तो हमें सीपीसी में दे रखा है एंड लिमिटेशन एक्ट में भी दे रखा है. जनरल का मतलब क्या हुआ, जनरल का मतलब हुआ कि वो फंडामेंटल लॉ है जो कि दूसरे सारे सिविल लॉज पर अप्लाई होता है. क्या है, सारे सिविल लॉज पर अप्लाई होता है, मतलब दूसरे अगर माइनर सिविल लॉज है तो हो सकता है उसमें टाइम पीरियड मेंशन नहीं करके दिया हो, फॉर दैट पर्पस हमको सीपीसी और लिमिटेशन एक्ट में जो टाइम पीरियड दे रखा है वो हम फॉलो कर लेंगे. बराबर. फिर आता है स्पेशल लॉ के अंडर. स्पेशल लॉ के अंडर हमें सिविल लॉ में कुछ ऐसे स्पेशल लॉज है जहां पे टाइम पीरियड मेंशन करके दे रखा है. फॉर दैट मैटर हमारा कंपनी लॉ हो सकता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट याद आ रहा है, सेक्शन नंबर 6. सेक्शन नंबर 6 क्या बोलता है कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी से अगर आपको डिस्पोजेस किया गया है तो आप पोजेशन को रिकवर करने के लिए सूट फाइल कर सकते हैं. बराबर ये चीज. क्रिमिनल लॉ में जनरल लॉ कहाँ दे रखा है, सीआरपीसी में दे रखा है. हम सीआरपीसी में कहाँ पर, सेक्शन नंबर 467 टू 473, यहाँ हमको क्या दे रखा है, जनरल टाइम पीरियड दे रखा है. लेकिन कुछ पर्टिकुलर स्पेशल लॉज हैं जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड मेंशन कर रहे हैं अपने आप ने ही, उसमें उस एक्ट में, उस माइनर क्रिमिनल लॉ में अपने आप में ही टाइम पीरियड दे रखा है कि इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर मैटर को डिस्पोज ऑफ करना है, इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर कॉग्निजेंस लेना है, इतने टाइम पीरियड में कंप्लेंट फाइल करनी है. तो वो स्पेशल लॉज हैं जिन्होंने खुद ही लिमिटेशन अपने आप में मेंशन करके दे दिया, फिर वहां पे हमारा जनरल लॉ अप्लाई नहीं होता है बिकॉज स्पेशल लॉ प्रिवेल्स ओवर जनरल लॉ. क्लियर है. अब सुनो, सो सॉरी, सेक्शन नंबर 468 कहता है बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस. किसके ऊपर बार है कि हम कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, रेस्ट्रिक्शन है कॉग्निजेंस लेने पर. एज टू व्हाट, बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस विद रिस्पेक्ट टू पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, अगर उसमें आप कॉग्निजेंस ले लेते तब तो बढ़िया, नहीं तो फिर आप उसके बाद टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड के बाद लिमिटेशन, उस लिमिटेशन के टाइम पीरियड के बाद कॉग्निजेंस नहीं ले सकते. तो सबसेक्शन 1 यही जनरल रूल कहता है, नो कॉग्निजेंस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन. लिमिटेशन का जो पीरियड है, टाइम है, उसके बाद आप कॉग्निजेंस नहीं ले सकते. तो मुझे ये तो बताओ पीरियड ऑफ लिमिटेशन है कितना, तो यहाँ पे आता है सबसेक्शन 2, दैट इज 468 सबसेक्शन 2 ए क्लॉज बी क्लॉज सी. तो ए क्लॉज बी क्लॉज सी हमको क्या मेंशन करके देते हैं, डिफरेंट टाइम पीरियड्स मेंशन करके देते हैं. तो यहाँ पे डिपेंड करता है
कि हमारा ऑफेंस कितने पनिशमेंट से पनिशेबल है, कितने ईयर्स के इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगा। क्लॉज ए कहता है अगर हमने ऐसा ऑफेंस किया है विच इज पनिशेबल विद ओनली एंड ओनली फाइन, तो कोर्ट यहाँ पे 6 मंथ्स के अंदर अंदर क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेगा। 6 मंथ्स के बाद कोर्ट यहाँ पे कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। सो पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी ऑफेंस विच इज पनिशेबल ओनली एंड ओनली विद फाइन, उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है, 6 मंथ्स है। लेकिन ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट कितना है, अप टू 1 ईयर, 1 साल तक की सजा है, तो उसके लिए कोर्ट ने कब तक कॉग्निजेंस लेना है, विद इन 1 ईयर। अगर इम्प्रिजनमेंट ऑफेंस पनिशेबल है कितने इम्प्रिजनमेंट द्वारा, 1 साल से ऊपर लेकिन 3 साल से कम, देन पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज 3 इयर्स। 3 साल के अंदर अंदर कोर्ट यहाँ पे कॉग्निजेंस लेगा, वरना 3 साल के बाद आप कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। लेकिन काफी सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि अबव 3 इयर्स पनिशेबल है, जिसमें पनिशमेंट कितनी है, 3 साल से ज्यादा की पनिशमेंट है, तो वहां पे कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं है। जब कोर्ट को मर्जी आए तब वो 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब सबसेक्शन 3 क्या कहता है, चलो ये तो हमने एक एक ऑफेंस की बात कर ली, लेकिन क्या होगा स्टूडेंट्स जहां पे हमारे पास दो ऑफेंसेस हैं, एक पर्सन ने रेप भी कमिट किया, एक पर्सन ने थेफ्ट भी किया, है ना, मान लीजिए किसी पर्सन का मर्डर भी किया और वहां से थेफ्ट भी कर लिया, तो 2 ऑफेंसेस हैं। तो उस मामले में कॉग्निजेंस हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम कॉग्निजेंस डिसाइड करेंगे विद रिगार्ड टू द ऑफेंस विच हैज अ सिवियर पनिशमेंट। When offenses tried together, बहुत सारे offenses को हम साथ में ट्राई कर रहे हैं, तो वहां पर हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैसे डिसाइड करेंगे, वी विल डिसाइड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन विद रिगार्ड टू द ऑफेंस पनिशेबल विद सिवियर पनिशमेंट, जिसमें ज्यादा पनिशमेंट दे रखी है। मान लीजिए फर्स्ट ऑफेंस किया, उसमें 5 इयर्स की पनिशमेंट दे रखी है, सेकंड में 10 इयर्स की दे रखी है, तो हम इसके हिसाब से जिसमें ज्यादा पनिशमेंट दे रखी है उसके हिसाब से क्या कर लेंगे, यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे, यहाँ पे उसके हिसाब से हमारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन डिसाइड हो जाएगा। 472 हमें 468 के साथ ही पढ़ना है, क्योंकि 468 में जहां पे हमने बोल दिया कि भाई कोई पर्टिकुलर ऑफेंस है जो कि एक बार हुआ तो ये आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन होने वाला है, लेकिन अगर ऐसा ऑफेंस है जो कि कंटिन्यूइंग इन नेचर है, तो उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट कहां से होगा, तो इट सेज बेसिकली, तो ये हमें कमेंसमेंट वाले पॉइंट के साथ पढ़ना चाहिए, जहां हम ये पढ़ सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब स्टार्ट होगा। तो ये बोलते हैं फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बिगिन टू रन एट एवरी मोमेंट ड्यूरिंग विच द ऑफेंस कंटिन्यूज। जब जब हमारा ऑफेंस कंटिन्यूइंग हो रहा है, कंटिन्यूड है, तब तब फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होता है। मतलब 6 महीने तक के लिए कंटिन्यूसली उस विमेन का किडनैपिंग हुआ है, उस विमेन का किडनैपिंग करके रखा है, तो जब जब वो ऑफेंस कंटिन्यू हो रहा है तब तब वहां पे फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन चालू रहेगा या बिगिन होता रहेगा। क्लियर है। नाउ वी विल मूव ऑन टू कमेंसमेंट। कब पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होता है, तो 469 में हमें वो डेट मेंशन कर रखी है या वो डे मेंशन कर रखा है जब से हमारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होना चाहिए। पहला बोला डेट ऑफ ऑफेंस, क्या बोला, जिस दिन ऑफेंस कमिट हुआ उस दिन से पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होता है। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने एफआईआर कब फाइल की, अंडरस्टूड। एफआईआर फाइल करने से हमारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होता है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफेंस। सिचुएशन नंबर 2, मान लीजिए ऑफेंस कमिट हुआ लेकिन हमें पता बाद में चला, आज से 2 महीने पहले मेरे घर से चोरी हो गई थी, लेकिन मुझे आज पता चला, तो क्या पीरियड ऑफ लिमिटेशन उस दिन से शुरू हो जाएगा जिस दिन से मेरे घर में चोरी हुई थी? नहीं, उस दिन से शुरू होगा व्हेन द ऑफेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन। फर्स्ट डे व्हेन ऑफेंस कम्स टू द नॉलेज, मेरे नॉलेज में 2-3 महीने बाद ये पता चला जब मैंने तिजोरी खोली कि भाई मेरे घर में से तो चोरी हो गई, तब वहां से पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। थर्ड सिचुएशन, ऑफेंडर पता ही नहीं है, अब ऑफेंडर यहाँ पता ही नहीं है कि मेरी गाड़ी किसने चोरी की, देन इन दैट केस जब ऑफेंडर नोन नहीं था कि कब ऑफेंस जो है किसने ऑफेंस जो है कमिट किया है, देन फर्स्ट डे व्हेन ऑफेंडर इज आइडेंटिफाइड, क्या फर्स्ट डे जहां पे ऑफेंडर को हमने आइडेंटिफाई किया उस दिन से माना जाएगा कि यहां से डेट ऑफ कॉग्निजेंस या पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होता है। कौन सी सिचुएशन में, जब हमें पता नहीं है कि ऑफेंडर कौन है, किसने एग्जैक्टली ऑफेंस किया है, जब हमें यही नहीं पता है, दैट इज पर्सन इज अननोन, तो जिस दिन से पर्सन आइडेंटिफाई हुआ कि इस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है उस दिन से हमारा कमेंसमेंट या पीरियड ऑफ लिमिटेशन कमेंस होगा। लेकिन हमें इसमें एक चीज एक्सक्लूड करनी है। क्या चीज एक्सक्लूड करनी है स्टूडेंट्स? इसमें से हमें एक्सक्लूड करना है वो डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी कंप्यूटेड, जिस दिन से हम उस डे को
पीरियड को कंप्यूट करेंगे, कंप्यूट मतलब जिस दिन से कैलकुलेट करेंगे ना, द फर्स्ट डे, जिस दिन से उस पीरियड का स्टार्ट होना है एज पर आर कैलकुलेशन किया हमने, पता चला कि 1 जनवरी को हमारा पीरियड क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो ये डेट दैट इज द 1 जनवरी फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी कंप्यूटेड, ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब 2 जनवरी से पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगा। मूविंग ऑन टू एक्सक्लूशन, क्या चीजें हमें एक्सक्लूड करनी है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे जनरली 4 चीजें एक्सक्लूड करनी है 470 में, लेकिन 470 से पहले 471 पढ़ेंगे जो बोलता है जिस दिन मैम आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो रहा है उस दिन कोर्ट क्लोज्ड है, उस दिन क्या है, कोर्ट क्लोज्ड है। तो फिर कॉग्निजेंस कब लिया जाएगा, कॉग्निजेंस उस दिन लिया जाएगा जिस दिन हमारा कोर्ट रीओपन होता है। किस दिन लिया जाएगा, जिस दिन कोर्ट रीओपन होता है। एक बार सेक्शन 471 पढ़ेंगे विच सेज with a period of limitation expires on a day, उस दिन एक्सपायर हो रहा है हमारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन when the court is closed, और कोर्ट वहां पे आखिरी दिन पे कॉग्निजेंस लेना चाहता है लेकिन उस दिन कोर्ट क्या क्लोज है। कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑन द डे ऑन विच द कोर्ट रीओपन्स, अगले दिन जब भी हमारा कोर्ट रीओपन होगा, मान लीजिए 4 दिन छुट्टियां आ गई, 1 जनवरी को यहाँ पर कॉग्निजेंस लेना चाहिए था लेकिन फर्स्ट जनवरी वॉज द लास्ट डे ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कोर्ट को यहाँ कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, कोर्ट नहीं ले पाया क्योंकि उस दिन छुट्टी थी। अब 2, 3, 4, 5 को भी छुट्टी है, तो 6 जनवरी दैट इज जब भी वापस कोर्ट रीओपन होगा, द फर्स्ट डे व्हेन द कोर्ट वापस रीओपन्स, उस दिन यहाँ पे कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। देखो, अ कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी क्लोज्ड ऑन एनी डे within the meaning of this section if during the normal working hours it remains closed। तो किस दिन हम मानेंगे कि कोर्ट क्लोज्ड है, जब वो नॉर्मल वर्किंग डेज पे, जब वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स पे भी क्लोज्ड है तो हम मानेंगे कि आज कोर्ट क्लोज है। ठीक है, अब देखो 470 में हमें क्या क्या एक्सक्लूड करना, तो इसमें हमने कौन सा डे एक्सक्लूड कर लिया, जिस दिन हमारा कोर्ट बंद था, क्लोज था। अब 471 में हमें कौन कौन से वो टाइम पीरियड्स हैं जो एक्सक्लूड करने हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन है कि अगर हम ड्यू डिलिजेंस लेकर गुड फेथ में किसी और कोर्ट में प्रोसीडिंग कर रहे हैं, किसी और कोर्ट में प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं किसी ऑफेंडर का, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि यहाँ पर तो हमें प्रोसिक्यूशन करना ही नहीं था, हमें किसी और कोर्ट में प्रोसिक्यूशन करना चाहिए था, यहाँ पे तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है इस कोर्ट को। तो जितने टाइम पीरियड तक के लिए हमने किसी और कोर्ट में प्रोसिक्यूशन किया है वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपने ड्यू डिलिजेंस लिया हो, मतलब प्रॉपर केयर कॉशन लिया था कि हाँ इसी कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने का पावर है, सॉरी यही कोर्ट कॉम्पिटेंट है जहां पे मैटर चलना चाहिए, वहां पे चल रही है प्रोसिक्यूशन, बट लेटर ऑन यू गेट टू नो दैट दिस इज नॉट द प्रॉपर कोर्ट। तो जितने टाइम पीरियड तक के लिए प्रोसिक्यूशन दूसरे कोर्ट में हुआ वो टाइम पीरियड हम एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। इसको हमें पढ़ना है सेक्शन नंबर 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, सेक्शन नंबर 470 का सब सेक्शन 1 आप रीड करेंगे सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के साथ, एंड सेक्शन नंबर 470 का सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 3 हम रीड करेंगे सेक्शन नंबर 15 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, क्योंकि दोनों ही सेम बात करता है। किसकी बात करता है, दोनों ही सेम बात करता है, एक क्रिमिनल लॉ है एक सिविल लॉ है। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड सिचुएशन बोल रहा है अगर कोई स्टे आ रखा है या इंजंक्शन आ रखा है, अगर कोई स्टे आया है या इंजंक्शन आया है, देखो पहले सबसेक्शन 1 पढ़ लेते हैं, है ना, सबसेक्शन 1 470 को अच्छे से पढ़ते हैं, सबसेक्शन 1 पढ़ रही हूँ। इट सेज in computing the period of limitation, the time during which any person has been prosecuting with due diligence another prosecution, ठीक है, whether in a court of first instance or in a court of appeal or revision against the offender shall be excluded। तो बेसिकली आप डिफरेंट कोर्ट में क्या कर रहे हैं, वहां पर उस पर्सन का प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं, दैट टाइम पीरियड विल बी एक्सक्लूडेड, लेकिन प्रोवाइडेड, ये बहुत जरूरी है कि आप सेम फैक्ट्स में सेम फैक्ट्स पर प्रोसिक्यूट करें प्रॉपर कोर्ट में। अब दैट इज टू से जिस कोर्ट में आप पहले प्रोसिक्यूशन कर रहे थे, जहां पर का टाइम एक्सक्लूड किया जाएगा, उसमें जिन फैक्ट्स पे आप प्रोसिक्यूशन कर रहे थे और अब जहां प्रॉपर कोर्ट में आप प्रोसिक्यूशन करेंगे वहां के फैक्ट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। प्रोवाइडेड दैट नो एक्सक्लूजन शैल बी मेड unless the prosecution relates to same fact, ऐसा कोई भी टाइम पीरियड एक्सक्लूड नहीं होगा अगर प्रोसिक्यूशन क्या है, सेम फैक्ट्स पे रिलेटेड नहीं है, and is prosecuted in good faith in a court which from defect of jurisdiction or other cause of like nature is unable to entertain it। So कौन से ग्राउंड्स पे आपका बेसिक जो पहले वाला कोर्ट है वो मैटर को एंटरटेन करने के लिए एबल नहीं है, क्योंकि आपका ज्यूरिसडिक्शन डिफेक्ट है, या मान लीजिए
यस ज्यूरिसडिक्शन हो गया, या कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है जिसको पनिशमेंट देने का एम्पावरमेंट है, सो इस ग्राउंड्स पे अगर आप किसी और कोर्ट में प्रोसिक्यूशन कर देते हैं तो वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। उसको एक्सक्लूड करके फिर हम बाद में क्या करेंगे, जो प्रॉपर कोर्ट है वहां पे प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं, ओके। सबसेक्शन 2 ये कहता है where the institution of the prosecution in respect of an offense has been stayed by an injunction or order। क्या कर दिया गया है, एक इंजंक्शन या ऐसा कोई ऑर्डर पारित कर दिया गया है जहां पर आपके प्रोसिक्यूशन को क्या कर दिया गया है, स्टॉप कर दिया गया कि नहीं अभी ये प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा, उसको स्टॉप कर दिया उस प्रोसीडिंग को, तो फिर वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा। जितने टाइम पीरियड तक के लिए हमारा इंजंक्शन इफेक्ट में रहा, मतलब जब से इंजंक्शन इशू हुआ और जब तक इंजंक्शन विड्रॉ नहीं हो जाता, वो पूरा टाइम पीरियड क्या रहने वाला है, एक्सक्लूड होने वाला है। मतलब जब भी हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कोर्ट अब कॉग्निजेंस कितने टाइम पीरियड में ले सकता है, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट करते वक्त हमें वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड करना है जब इंजंक्शन इशू हुआ था और जब तक इंजंक्शन विड्रॉ नहीं हो जाता। किसके साथ पढ़ना है, सेक्शन नंबर 15 लिमिटेशन एक्ट। फिर है सबसेक्शन 3 जो बोलता है कि अगर ऐसे कुछ सिचुएशंस हैं जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं सेक्शन नंबर 195 से लेके 199 है ना, 197 भी पढ़ा हमने, जहां पर क्या बोला जाता है कि भाई आपको जजेस और ऐसे मजिस्ट्रेट्स के अगेंस्ट ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन करना है तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन लेके आए। तो जितना टाइम पीरियड स्टूडेंट्स हमको लगा उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट की सैंक्शन या कंसेंट लाने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए, वो टाइम पीरियड भी एक्सक्लूड होगा। Time required for obtaining sanction or the consent of the government shall be excluded। ये दे रखा है सबसेक्शन 3 में, जिसको हमें पढ़ना है सेक्शन नंबर 50 लिमिटेशन एक्ट। अब कहाँ कहाँ कंसेंट हम ऑब्टेन करते हैं, सेक्शन नंबर 197 सीआरपीसी, एक बार पढ़िएगा इसको जरूर, ऑलरेडी हम कवर कर चुके, दैट इज एक्सेप्शन टू टेकिंग द कॉग्निजेंस, ओके। वेयर द नोटिस ऑफ प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस हैज बीन गिवन or where under any law for time being enforced the previous sanction or consent of the government or any other authority is required for the institution of any prosecution for offence, then in computing the period of limitation, the period of such notice or the time limit for obtaining such consent or sanction shall be excluded। explanation देखो क्या लिखा हुआ है, the computing in computing the period, in computing the time required for obtaining the consent or sanction of the government or any authority, the date on which the application was made, जिस दिन आपने application डाली, application क्या किया, बनाया, for obtaining the consent and the date of receipt of the order of the government, तो जिस दिन आपने application ऐसी डाली और जिस दिन आपको गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, चाहे वो परमिशन दी हो या परमिशन नहीं दी हो, चाहे रिजेक्ट कर दी हो, जो टाइम पीरियड, वो पूरा टाइम पीरियड क्या माना जाएगा, shall both be excluded। तो जिस दिन आपने एप्लीकेशन डाली, जिस दिन एप्लीकेशन डाली वो पीरियड भी एक्सक्लूड होगा और जिस दिन ऑर्डर आया है गवर्नमेंट का वो भी एक्सक्लूड होगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट करेंगे, ओके। सबसेक्शन 4 ये कहता है अगर स्टूडेंट्स ऑफेंडर कैसा है, क्लॉज ए के अंतर्गत इंडिया से एब्सेंट है, कहाँ है, इंडिया से एब्सेंट है, इंडिया से बाहर है, सॉरी एक मिनट, इट इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम एनी टेरिटरी, यस एब्सेंट फ्रॉम इंडिया मतलब इंडिया में नहीं है, और देखो दूसरा क्या बोल रहा है, और फ्रॉम एनी टेरिटरी outside India which is under the administration of the central government, मतलब absent from India की इंडिया में है ही नहीं, और दूसरा बोले भले आउटसाइड इंडिया हो लेकिन वो टेरिटरी ऐसी है स्टूडेंट्स जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में आती है, तो वो टाइम पीरियड भी हम एक्सक्लूड करेंगे जब तक के लिए वो बाहर है, इंडिया से बाहर है या आउटसाइड टेरिटरी है। क्लॉज बी ये कहता है दैट अगर वो अरेस्ट अवॉइड कर रहा है बाय एब्सकॉन्डिंग और कंसीलिंग, तो वो टाइम पीरियड भी हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। जितने टाइम पीरियड तक के लिए ऑफेंडर हैज अवॉइडेड द अरेस्ट, कैसे अवॉइड किया उसने अरेस्ट, एब्सकॉन्ड करके भाग गया, कंसील मतलब खुद को छुपा रहा है कहीं पर, तो ये दोनों तरीके से जितने टाइम पीरियड तक के लिए उसने अरेस्ट को अवॉइड किया है वो टाइम पीरियड भी एक्सक्लूड होगा जब हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट कर रहे हैं तब, ओके। सो दीज आर द 4 ग्राउंड। सबसेक्शन 1 में हमने क्या पढ़ा, सबसेक्शन 1 में बोला हमने अगर गलत कोर्ट में प्रोसिक्यूशन चला दिया है तो। सबसेक्शन 2 में हमने क्या बोला, अगर स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, स्टे या ऐसा कुछ ऑर्डर है, तो वो टाइम पीरियड भी एक्सक्लूड होगा, कब से, जब से इंजंक्शन इश्यू हुआ और जब से इंजंक्शन विड्रॉ हुआ, वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड। सबसेक्शन 3 में क्या पढ़ा, अगर गवर्नमेंट की क्या हो जाती है, गवर्नमेंट की सैंक्शन या परमिशन की जरूरत है तो उस टाइम पीरियड तक को हम एक्सक्लूड करने वाले हैं। सबसेक्शन 4 अगर ऑफेंडर क्या है, एब्सेंट फ्रॉम इंडिया है। 471 में क्या पढ़ा, 471 में पढ़ा जिस दिन आपका
पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो रहा है, अगर उस दिन कोर्ट क्लोज है देन कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, और शैल नहीं है, मे बोला है, तो ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट मे टेक कॉग्निजेंस व्हेन द कोर्ट रीओपन्स। ये पढ़ लिया हमने। 467 में क्या पढ़ा? डेफिनेशन पढ़ा। किसका डेफिनेशन पढ़ा? किसका? हमारा लिमिटेशन का मतलब क्या है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन। Unless the context otherwise require, period of limitation means period specified in section 468 for taking the cognizance of offense. So अगर आपसे पूछ लिया जाए इंटरव्यू में that period of limitation क्या है, तो it is defined under 467, लेकिन period of limitation वही है जो कि 468 में मेंशन कर रखा है। 468 को किसके साथ पढ़ा? 472 के साथ पढ़ा। 472 किसकी बात करता है? कंटेनिंग ऑफेंस की बात करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन कहाँ दे रखा है? 469 में दे रखा है, किस दिन से हम टाइम को कंप्यूट करेंगे। फिर हमने एक्सक्लूजन की बात की, जो बोल रहा है 470 एंड 471 में दे रखा है। एंड फाइनली हम बात करेंगे एक्सटेंशन की, दैट इज कंडोनेशन ऑफ द डीले। जो हमने डीले किया उसको कंडोन कर दो भाई, माफी कर दो, मतलब उस टाइम पीरियड को क्या कर दीजिए? लेट गो कर दीजिए। हमने इतना डीले किया है उसको आप लेट गो कर दीजिए, एंड हमारा जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उसको एक्सटेंड कर दीजिए। इज इट पॉसिबल? आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल अंडर सेक्शन 473, ये पॉसिबल है। तो जो कोर्ट कॉग्निजेंस ले रहा है वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर होने के बाद भी हमारे पीरियड ऑफ लिमिटेशन को एक्सटेंड कर सकता है। कौन से ग्राउंड्स पे? ऑन द ग्राउंड दैट डीले वाज प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड। ये बताया गया कि क्यों डीले हो गई, है ना, क्यों यहाँ पर डीले हो गया है, तो उधर क्या कर सकता है कोर्ट? पीरियड ऑफ लिमिटेशन को क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। सेकेंड, अगर कोर्ट को लगता है इट इज नेसेसरी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, जस्टिस के लिए ये जरूरी है। एक बार पढ़ेंगे 473 कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन फोरगोइंग प्रोविजंस। फोरगोइंग प्रोविजंस जो ऊपर जितने भी प्रोविजंस दे रखे थे, अगर उसमें कुछ भी लिखा है तो कोई बात नहीं, एक बार उसको साइड में रखिए। एंड any court may take cognizance of an offense after the expiry of period of limitation if it is satisfied on the facts and circumstances of the case that the delay has been properly explained। क्यों हमने इतने टाइम तक 10 साल तक एफआईआर क्यों फाइल नहीं की? क्यों हमने 10 साल तक किसी मैटर में एफआईआर फाइल नहीं की और जिसका 468 के तहत पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो चुका है? तो अगर हम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करें कि क्यों 10 साल तक हम एफआईआर फाइल नहीं कर पाए, मान लीजिए उस जिस पर्सन के अगेंस्ट ऐसा ऑफेंस कमिट किया वो डेड हो गया, उसके बच्चे माइनर थे, उनको लॉ के बारे में नहीं पता था, बीमार थे, अनसाउंड माइंड के थे, या फिर आउटसाइड इंडिया थे, है ना, या उन्हें आइडिया ही नहीं था कुछ चीज़ों का, या उन्हें नहीं पता था किस तरीके से लीगल कह सकते हैं कि जस्टिस की तरफ जाया जाए। तो अगर वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दे कि क्यों उन्हें डिले हुआ, देन इन दैट केस क्या किया जा सकता है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन को एक्सटेंड किया जा सकता है। has been properly explained or that it is necessary to do so in the interest of justice। आपसे पूछा जा सकता है मेंस में कंडोनेशन ऑफ डीले सीआरपीसी के अंतर्गत कहाँ दे रखा है? 473 में। अच्छा, कंडोनेशन ऑफ डीले जो है, जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, कौन सा पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सटेंड करेंगे? वही जो 468 में दे रखा है। 468 में क्या क्या टाइम पीरियड दे रखा था? 468 में हम पढ़ के आए हैं, 468 में अगर ऑफेंस फाइन से पनिशेबल है तो विद इन 6 मंथ्स कोर्ट क्या करेगा? कॉग्निजेंस लेगा। अगर अप टू 1 ईयर, सिर्फ 1 ईयर तक इम्प्रिजनमेंट है तो 1 ईयर के अंदर अंदर कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर अबव 1 ईयर पर अप टू 3 इयर्स ऑफेंस पनिशेबल है तो विद इन 3 इयर्स कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेना है। लेकिन अगर ऑफेंस ऐसा है जो अबव 3 इयर्स पनिशेबल है तो देयर इज नो लिमिटेशन। इस पूरे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 36 में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है 468, 469। 469 किसकी बात करता है? कमेंसमेंट की बात करता है, कब से हमें टाइम कंप्यूट करना है, मतलब कब से शुरू होगा। एंड देन इंपॉर्टेंट रहता है 470। 470 किसकी बात करता है? एक्सक्लूजन की बात करता है, क्या क्या हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दैट 468 के साथ आप 472 भी पढ़ोगे कंटिन्यू। एंड जब हमने एक्सक्लूजन की बात की 470 तो 471 भी पढ़ेंगे, दैट इज अगर कोर्ट उस पर्टिकुलर दिन पे क्या है? क्लोज्ड है। क्लियर है ये चीज़ सबको? अगर सबको ये चीज़ क्लियर है तो आज का हम सेशन यहाँ पे खत्म करेंगे। एंड छोटा सा सेगमेंट था लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स की यहाँ पर प्री में क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि अक्सर इस सेगमेंट से क्वेश्चन आते हैं, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स सेक्शन नंबर 468। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डेफिनेशन कहाँ है, तो डेफिनेशन 467 में, और बोलता है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन वही है कि जो 468 में दे रखा है। क्लियर? और ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स, सेक्शन नंबर 470
का सबसेक्शन 1 सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के साथ पढ़ेंगे हम, एंड सेक्शन नंबर 470 का सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 किसके साथ पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 15 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। तो आज का आपका ये होमवर्क है कि सेक्शन नंबर 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट एंड सेक्शन नंबर 15 ऑफ लिमिटेशन एक्ट आपको एक बार जाके जरूर पढ़ना है। क्लियर है ये चीज? सो येस, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड इन केस अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे विद माय टेलीग्राम ग्रुप शिवानी सोलंकी। वहाँ क्लिक करेंगे, आपको एक लिंक पिन किया हुआ मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे तो एक चैट बॉक्स ओपन होगा। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन put your doubt before me. Okay, so yes, that was all from my side in today's session. I hope you all have enjoyed this session. Now we will meet in another new session. Till then, thank you so much.